बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुश्ताक अहमद, आपका फ़िज़िक्स का टीचर। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। और फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वेव फ्रंट को बड़े तफसील में डिस्कस किया, उसके टाइप्स को, कि पॉइंट सोर्स की वजह से, लाइन सोर्स की वजह से, डिस्टेंस सोर्स की वजह से आपके पास किस किस्म के वेव फ्रंट बनते हैं। और उन्हीं वेव फ्रंट की टाइप्स की बेस पर हमने फिर फर्दर हाइगन प्रिंसिपल को भी डिफ़ाइन किया था और उस हाइगन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की थी। आज उस हाइगन प्रिंसिपल से आगे जाने के लिए जो मैंने आप लोगों को हाइगन प्रिंसिपल में बताया था, हाइगन प्रिंसिपल को बड़े अच्छे तरीके से इन टर्म्स ऑफ वेव नेचर ऑफ द लाइट प्रूव किया था थॉमस यंग ने। अब थॉमस यंग के जो एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस पर जाने से पहले कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा जो है उन बेसिक टर्म्स से रिलेटेड है, जो थॉमस यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो उसको प्रूव करने से पहले, उसको समझने से पहले, ये लाइट की वेव नेचर का प्रूव या वेव लेंथ की डिवीजन के प्रूव के मतलब जाने से पहले हम लोग इन चंद कॉमन फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जिनके बगैर हम डबल स्लिट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपका आर्टिकल का नेम है कोहेरेंट सोर्सेज एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि हम प्योरली तौर पे हाइगन के लाइट के एज अ वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कि वो एक वेव है, तो वेव नेचर है तो इट मीन्स इंटरफेरेंस करेगी। और अगर वो इंटरफेरेंस करेगी तो इंटरफेरेंस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स को देख लेंगे इसके अंदर। गो के चैप्टर 8 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, चूँकि हमारा इस साल 2021 के अंदर रेड्यूस सिलेबस था, तो ऑब्वियस बात है इस रेड्यूस सिलेबस की वजह से हम चैप्टर 8 के अंदर इंटरफेरेंस के आर्टिकल को छोड़ आए, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है वो है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट, ठीक है। अब कोहेरेंट का मीनिंग क्या है? एक जैसे फेज से। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं बच्चों, दोज सोर्सेज which has same phase difference called coherent sources। के कोहेरेंट सोर्सेज कौन से हैं? ऐसे तमाम सोर्सेज को हम कोहेरेंट कहेंगे कि जब उनका फेज का डिफरेंस लिया जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो डिफरेंस हर पॉइंट्स के लिहाज से सेम आएगा। और अगर वो डिफरेंस सेम आएगा तो ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट कहेंगे। अब इसको समझ लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं एक वेव ड्रा करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। फर्दर डायरेक्शन प्रोपोगेट हो रही है। इसी के साथ मैं एक और वेव को यहाँ पर ड्रा करता हूँ। मैंने बच्चों दो वेव्स आपके सामने ड्रा की, एक ये और एक ये, एक ब्लैक से और एक ब्लू से। मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोहेरेंट सोर्सेज की बात क्या है, ठीक है। मैंने कहा कोहेरेंट सोर्सेज वो होंगे जिनका फेज डिफरेंस सेम होगा। तो मैं देखता हूँ जी, स्टार्ट करता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे जो फेज है, जो एंगल है, फॉर एग्जांपल वो क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। मैं इन दोनों पॉइंट्स का आपस में रिलेशन देखना चाह रहा हूँ। ये चूँकि सेम पॉइंट है ना, तो मैं दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स के ऊपर फेज डिफरेंस लेना चाहता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, फेज डिफरेंस लूँगा, -90 - 90 = 0।
ये अगर इसको मैं 0.1 कह देता हूँ, 0.1 पे इनका फेज डिफरेंस 0 आया, मैं एक और पॉइंट चूज कर लेता हूँ जी। ये यहाँ पे बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है 180, यहाँ पर क्या है 180। मैं यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालता हूँ, इसको चलें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -180 इक्वल्स टू 0। अगेन फेज डिफरेंस क्या आया 0, और हमने डिफाइन क्या किया था, कोहेरेंट सोर्सेज वो होंगे जिनका फेज डिफरेंस 0। चलें हम एक और अब पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब तरतीब से चलने के बजाय थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या है 360, देखिए यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360। इसी तरह से इसके ऊपर भी ये देखिए यहाँ पर 360। मैं इन दोनों पॉइंट्स का फेज डिफरेंस देखता हूँ अब। -360 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये दो वेव्स मैंने ली थी, दो सोर्सेज से ली थी, लेकिन ये सोर्सेज ऐसे थे कि जब मैं इनका जिस पॉइंट पर भी फेज का डिफरेंस निकालता था वो 0 ही आ रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, द सोर्स या सोर्सेज विच हैव द सेम फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो क्या इसका मतलब है कि हमेशा वेव्स इसी तरह से एक दूसरे के साथ होंगी? कहता नहीं, चेंज भी हो सकती हैं। हम इनको चेंज करके देखते हैं बच्चों। देखिएगा ज़रा, मैं अब नए सिरे से बनाता हूँ, एक वेव बना रहा हूँ जो कोई यहाँ से स्टार्ट कर रही है, एक और वेव ले रहा हूँ, ये वेव 1 होगी, ये वेव 2। अब वेव 2 को मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा अब तवज्जो से सब के सब। वेव 2 को मैं यहाँ से इनिशिएट करता हूँ, ये आ गई। ये आपके पास वेव 2 है, ये आपके पास वेव 1 है। एक पहले शुरू है, एक बाद में शुरू है। अब मैं देखता हूँ कि क्या इनका फेज डिफरेंस सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं जी, पहले पॉइंट, इसी पहले पॉइंट से मैं इनका फेज डिफरेंस निकालता हूँ। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पर क्या है 180। सो फेज डिफरेंस लेते हैं। -0, 180 आ रहा है। आगे को चलते हैं बच्चों, इससे आगे को देखते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पर आपके पास क्या है 270, पर यहाँ पर आपके पास क्या है 90। मैं फेज डिफरेंस अगेन निकालता हूँ। -270 -90, क्या आंसर आ रहा है, फिर 180 आ रहा है। आगे को चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या है 360, यहाँ पे क्या है 180। मैं अगेन फेज डिफरेंस लेता हूँ, -360 -180 इक्वल्स टू 180। सो अगेन फेज डिफरेंस सेम आया। इसका मतलब है कि वो जो कोहेरेंट सोर्सेज की हमने डेफिनेशन शुरू में डिस्कस की थी, वो डेफिनेशन क्या थी, दो सोर्सेज विच हैव द सेम फेज डिफरेंस एनी नंबर ऑफ वेव्स इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ पर मैंने आपको दो डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की, जिनके अंदर मैंने देखा कि आपके पास एक दफ़ा फेज डिफरेंस हमेशा 0 आ रहा है, एक दफ़ा 180 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सी भी दो वेव्स को जब भी स्टडी किया जाए और उनका फेज डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट में हमेशा एक जैसा ही आए, तो वो आपके पास कोहेरेंट कहलाएंगे, तो वो आपके पास कोहेरेंट कहलाएंगे। अब सेकंड आ जाते हैं अपने आर्टिकल पर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखते हैं बच्चों।
अगर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बच्चों स्टडी करते हैं तो इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है, डेफिनेशन, द फिनोमेना in which two waves of same frequency, amplitude and wavelength superpose each other in same direction called interference. वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के अंदर हम दो ऐसी वेव्स लें जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ, जिनका एम्पलीट्यूड एंड मीन इंटेंसिटी, ठीक है, सेम हो और उनको आप सुपरपोज करें और वो एक ही सिमत में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो ऐसे फिनोमेना को बेसिकली इंटरफेरेंस कहते हैं। ऐसे फिनोमेना को बेसिकली इंटरफेरेंस कहते हैं। अब वो कह रहे हैं इंटरफेरेंस की टाइप्स कितनी हैं। हमने कहा जी इंटरफेरेंस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। या एक आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं। ये क्या है जी, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बच्चों स्टडी करते हैं तो क्या है, ठीक है, द फिनोमेना इन विच टू और मोर वेव्स सुपरपोज टू ईच अदर when the crust of one fall on the crust of other and trough on the one fall on the trough of other. So it means when two waves superpose in such a way that crust of one fall on the crust of other and trough of one fall on the trough of other called constructive interference। कि ऐसा फिनोमेना जिस फिनोमेना के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में कुछ ऐसे सुपरपोज करें कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर फॉल करे, तो ऐसे सुपरपोजिशन को, ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा ज़रा देखिए, आइए देखते हैं। हम दो वेव्स लेते हैं बच्चों, ये वेव 1, ये वेव 2, मैं इन दोनों को आपस में सुपरपोज करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, और ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है। इधर से जितना इसका एम्पलीट्यूड है इतना ही इसका एम्पलीट्यूड है, जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना ही इसका भी एम्पलीट्यूड है। इधर से जितना ये एम्पलीट्यूड है इधर से इतना एम्पलीट्यूड है। सो अब क्या होता है, इसका रिजल्टेंट बनाते हैं।
आफ्टर सुपरपोजिशन। तो बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना इसका एम्पलीट्यूड था दोनों के दोनों एडअप हो गए। ज़रा गौर से देखें, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड दोनों जब इकट्ठे हुए तो आपके पास एक हायर एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, ये हाफ मार्कर इधर है, हाफ मार्कर इधर है, तो दोनों को जब कंबाइन किया, ज़रा गौर से देखें, ये इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इफेक्ट में आपके पास क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट में आपका सुपरपोजिशन के बाद अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखूं तो y क्या हो रहा है, y1 प्लस y2 ऐड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो रहे हैं। इनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो रहे हैं, और जब इनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये लाइट है और जब ये आपस में कंबाइन होगी तो क्या एक ब्राइटर लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी? इसका मतलब है कि अगर इसका मैं रिजल्ट निकालूं बच्चों, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we have a brighter or more intensity beam of light achieve। ठीक है, कि एक मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अचीव हो जाती है। ये तो था आपके पास कंस्ट्रक्टिव। अब हम आ जाते हैं जी सेकंड पर, डिस्ट्रक्टिव। सॉरी, इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अब अगर मैं इसकी कंडीशन बताना चाहूँ, कि कंडीशन भी इसकी लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या है, जरा गौर से देखिए, एक वेव दूसरी वेव एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हो रही है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो क्या आएगा, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल्स, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल, और m किसके इक्वल है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये, अगर इसको आप पाथ लेंथ भी कह सकते हैं, पाथ डिफरेंस मीन लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। तो कह रहा है अगर पार्ट डिफरेंस ये है, एक वेव के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 मीन 2 पाई, 0 पहले का 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। इसका मतलब है फेज डिफरेंस अगर निकालूं, फेज डिफरेंस अगर निकालूं तो आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इस तरह से। अब हम आ जाते हैं सेकंड जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। इसका मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं बच्चों यहाँ पर, तो कुछ ऐसे लिखूँगा, व्हेन, जैसे इसकी लिखी थी, व्हेन 2 waves superpose to each other in such a way that crust of one fall on the trough of other
called destructive. तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक वेव ये है आपके पास, एक वेव ये है आपके पास। ज़रा गौर से देखिए, वेव 1 और वेव 2 को, वेव 1 और वेव 2 को दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ, इसका ट्रफ इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ। अब जब ये सुपरपोज करेंगी, रिजल्टेंट, मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूँ, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, नो वेव। तो आपके पास रिजल्ट में क्या होगा, नो डिस्प्लेसमेंट। तो y यहाँ पे क्या आ रहा है, y1 प्लस माइनस ऑफ y2, कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर। लेकिन बच्चों ये आपके पास वो है जिसमें 100%, पर हमने देखा है लाजमी नहीं होता 100% पास का, पार्शली भी आपके पास हो रहा होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा होता है, वहाँ पे क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड कम हो रहा था। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर एट द एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टडी कर लेने के बाद अब हम इसके कुछ प्रॉपर पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, कि अगर इस तरीके से था तो इसके फिर अब पैरामीटर्स क्या हैं, हमने बना दिया जी, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, आप ज़रा और से देखिएगा, m + 1/2 लैम्डा, और आपका m जो है वो क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल चलते जाएंगे। राइट, ये आ गया। अब हम आखिर में लास्ट में इस आर्टिकल पर आ जाते हैं और हम देखते हैं जी, कंडीशन या रूल्स फॉर इंटरफेरेंस। कि अगर मैं कहता हूँ कि इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है, तो इंटरफेरेंस होने के लिए कौन कौन सी बुनियादी शर्तें हमारी पूरी होंगी तो इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। नंबर 1, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। अब यहाँ पे इस मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, एक क्रोमैटिक वेवलेंथ, इसका मतलब है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, सेम वेवलेंथ। कि ऐसा सोर्स हो कि जिसकी वेवलेंथ सेम हो। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली लाइट के केस में सेम वेवलेंथ के लेज़र के अलावा सोर्सेज लेना बहुत मुश्किल होता है, पर हम ज़्यादातर ऑब्वियस बात है बल्ब्स की बात कर रहे होते हैं, ट्यूबलाइट्स की बात कर रहे होते हैं। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उस केस में ऐसे कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक वेवलेंथ रेड को ले लें, ब्लू को ले लें, किसी एक ख़ास वेवलेंथ को ले लें, और उस ख़ास वेवलेंथ की बेस पर मैंने फ़िल्टर लगाया। ठीक है, क्या हमें वाइट कलर लाइट आ रही है, उसके आगे फ़िल्टर लगा दिया, और उससे अगर हम कहते हैं सिर्फ रेड पास होना चाहिए तो सिर्फ रेड कलर को पास करा, बाकी सब फिल्टर हो गई। अब वो जो रेड आपके पास आ गया उसको फर्दर आप यूज़ करेंगे, तो आप मोनोक्रोमैटिक सोर्स के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए, मीन सेम फेज डिफरेंस, कि उनके दरमियान में सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तीसरे पर आ जाते हैं बच्चों। अगर सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए तो फिर हम क्या कहते हैं, द एम्पलीट्यूड मस्ट बी ऑफ सेम
एम्पलीट्यूड को भी सेम होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये चंद एक बेसिक कंडीशंस हैं कि जिनको हमने फर्दर आगे डिस्कस करना होगा। जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बच्चों, तो उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर देखना है। तो ये आर्टिकल पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि ये तमाम चीज़ें आगे वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इसको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर यंग डबल स्लिट तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।